हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं आप सभी का, आप सभी के परिवार आईएएस विद अरिहंत में मैं केजीएफ सर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम मस्त तंदुरुस्त और सेहतमंद होंगे। चलिएगा, तो आज के सेशन को हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं और ये सेशन है आपका आईएएस पीसीएस प्रीलिम्स पॉसिबल सीरीज का। ठीक, और आज हम फिर से जो है आपके सामने भारतीय राज व्यवस्था के जो है पीवाईक्यू जो है लेकर के उपस्थित हैं। और ये तमाम कलेक्शन जो है आपको इस बुक में जो है देखने को मिलता है, जिस बुक का नाम है प्रीलिम्स पॉसिबल भारतीय राज व्यवस्था। ठीक, और इसमें जो है आपको टॉपिक वाइज, ठीक, और चैप्टर वाइज जो है एमसीक्यू जो है वो देखने को मिलते हैं। तो आप इसमें जो है अपने प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो आईएएस के एग्जाम में पूछे गए हों, चाहे वो पीसीएस के एग्जाम में पूछे हों, आप उनको ठीक सॉल्व कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। ठीक, तो आज ही इस बुक को जो है आप लोग परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा इस क्लास का पीडीएफ आपको ना इसी बुक में जो है प्रिंटेड फॉर्म में दिया गया है। और आज की हमारा जो सेशन है वो सेशन जो है स्टार्ट करने से पहले आपको इस किताब की जो है कुछ खूबियां बता देता हूं। जैसे इसमें जो है आपको टॉपिक वाइज और जो है चैप्टर वाइज जो है डिवीजन देखने को मिलेगा। इसके अलावा टॉपिकल माइंड मैप देखने को मिलेगा, 100% एरर फ्री, और ये तमाम चीज़ें जो है आपको देखने को मिलेंगी। क्लियर? चलिएगा, तो आज की हमारी क्लास का जो टॉपिक रहने वाला है वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो ये हमने जो है आयरलैंड, क्या, आयरलैंड के संविधान से जो है लिए हैं। ठीक, और ये हमें संविधान के भाग 4 में जो है देखने को मिलेंगे। और भाग 4 में ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो आपको अनुच्छेद 36 से लेकर के जो है 51 तक जो है देखने को मिलेंगे। ठीक, क्लियर है? चलिएगा, अब यहां पर राज्य का मतलब ध्यान रखिएगा। यहां पर राज्य का मतलब है केंद्र सरकार से, केंद्र सरकार, और इसके अलावा राज्य सरकार से। ठीक, तो ये दोनों के लिए है, ये ध्यान रखिएगा। ये मत सोचिएगा केवल ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक, अगर इसमें राज्य शब्द लिखा हुआ है तो केवल जो है राज्यों के लिए, राज्यों के लिए नहीं है, ये केंद्र सरकार के लिए भी है और राज्य सरकार के लिए भी है। क्लियर? आइए थोड़ा सा इनका परिचय देख लीजिएगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इन तत्वों को भारत के संविधान की अनूठी विशेषता जो है कहा है। ठीक, तो विशेषता जो है कहा है। इसके अलावा आयरलैंड के संविधान से विचार लिया गया। ठीक, जैसा कि आपको बताया गया है। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है इनका उल्लेख है। ठीक, न्यायालय द्वारा जो है लागू नहीं है। इसका मतलब यह है कि न्यायालय इनको जो है लागू नहीं करा सकता है, ये चीज आप जान लीजिएगा। क्लियर? जैसे फंडामेंटल राइट्स को लागू कराने के लिए हम न्यायालय चले जाते थे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ऐसे ही हम डीपीएसपी के लिए या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व के लिए ना ही सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ना ही हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। क्लियर? चलिए आइएगा, इनका उद्देश्य देख लेते हैं कि आखिर ये किन उद्देश्यों के लिए जो है भारतीय संविधान में शामिल किए गए, क्यों इन्हें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लिए बनाया गया है। उच्च आदर, स्वतंत्रता, समानता बनाए रखने के लिए। इसके अलावा लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए। इसके अलावा सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना के लिए और धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करने के लिए। क्लियर? चलिएगा, आइएगा नेक्स्ट लेकर के चलते हैं। तो आपको यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो मिसिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्वेश्चन नंबर सेकंड से जो है वो स्टार्टिंग कर लेते हैं। क्लियर? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है। ठीक, और अभी आपको जो है सडनली जो है सारे के सारे उद्देश्य बताए हैं, तो आई होप आप इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक, तो राजनीतिक प्रजातंत्र की स्थापना करना, सामाजिक प्रजातंत्र की स्थापना करना, गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। और डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक और जो है आर्थिक प्रजातंत्र को जो है स्थापित करना जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो है क्या है, एक उद्देश्य है। क्लियर? और इस उद्देश्य के लिए जो है ये संविधान में शामिल किए गए हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना है, जिससे स्वतंत्रता,
न्याय, बंधुता और मजबूत आधार प्रदान किया जा सके। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मूल्यवान बताया, जो कि राजनीतिक लोकतंत्र को आर्थिक लोकतंत्र से पृथक करने में सक्षम होंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व नागरिकों के प्रति राज्य की संवेदनाशील को दर्शाते हैं। संविधान सभा के सलाहकार बी एन राव ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को राज्य के प्राधिकारियों के लिए नैतिक आवश्यकता एवं शैक्षिक मूल्य वाला जो है बताया है। क्लियर? आई होप आपको इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य नहीं है? ठीक, कहने का मतलब कि क्वेश्चन में जो आपको 4 ऑप्शन जो देखने को मिल रहे हैं उनमें से 3 जो है वो उद्देश्य हैं, बाकी का एक उद्देश्य नहीं है, वही आपको बताना है। चलिएगा, तो ऑप्शन ए है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ऑप्शन बी है सामाजिक आर्थिक न्याय की सुनिश्चित करना। ऑप्शन सी है धार्मिक एवं राज्य की स्थापना करना। और डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। आप सभी जानते हैं कि भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष जो है वो देश है, तो वो किसी भी स्थिति में जो है एक धार्मिक राज्य की स्थापना नहीं कर सकता है। क्लियर? तो इसका जिक्र ना आप प्रस्तावना में भी देखेंगे। ठीक, और इस प्रस्तावना में जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है आपका जो है धर्मनिरपेक्ष, क्या धर्म निरपेक्ष शब्द को जो है जोड़ा गया था। ठीक, इसे पंथ निरपेक्ष के नाम से भी जानते हैं। ठीक, धर्मनिरपेक्ष या फिर पंथ निरपेक्ष। क्लियर? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भारत जो है एक धार्मिक राज्य स्थापित नहीं कर सकता, इसलिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा और बेहतर तरीके से जो है इसके एक्सप्लेनेशन के माध्यम से समझते हैं। एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान के भाग 4 में उल्लेखित अनुच्छेद 44 में वर्णित समान नागरिक संहिता देश में धार्मिक वर्चस्व को पूर्णतः खारिज करती है। क्लियर? चलिएगा, आइएगा लेकर के चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? ठीक, तो कौन सी चीज जो है वो देश के लिए आधारभूत है? यहां पर आपको कई ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार तथा मूल कर्तव्य। और डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है ये संविधान के भाग 4 में है, ये आपको पता ही है। ये किस आर्टिकल से किस आर्टिकल के बीच में दिए गए हैं? तो आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 के बीच में। कहाँ से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से। तो ये सारी चीजें जो हम स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके हैं। और भारत के संविधान के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक तत्व देश के शासन के लिए आधारभूत हैं। इन तत्वों का उद्देश्य लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना तथा भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है। इस भाग में अत्यधिक कथित तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि निर्माण में इन तत्वों को शामिल करना राज्य का कर्तव्य होगा। इस प्रकार नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत हैं, जिन्हें विधि निर्माण में शामिल करने से कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का विकास होता है। क्लियर? चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट आप सभी के सामने, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। ठीक, कहां पर? तो भाई राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है आपका चौथी अनुसूची, ऑप्शन सी आपका मौलिक अधिकार, ऑप्शन डी आपका प्रस्तावना। और डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या हो जाएगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। जैसा कि हमने अभी देखा, कल्याणकारी राज्य शासन की वह अवधारणा है जिसमें राज्य
नागरिकों की आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कल्याणकारी राज्य अवसर की समानता, धन संपदा व समान वितरण, जो लोगों में एक सम्मान पूर्वक या सम्मानपूर्ण जो है एवं उत्तम जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को स्वयं पूर्ण करने में असमर्थ है, उनकी सहायता करने जैसे सिद्धांतों पर आधारित है। आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना कल्याणकारी राज्य का मुख्य उद्देश्य है। क्लियर? चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। अब यहां पर क्वेश्चन नहीं है, हमने आपको बताया था कि एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व, क्या? राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपको जो है आर्टिकल 36 से लेकर के और 51 तक जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो यहां पर आपको जो है वही आर्टिकल जो है बताए गए हैं। ठीक, जैसे यहां पर जो है आर्टिकल 36 और 37 के बारे में बात कही गई है। आर्टिकल 36 की बात करें तो यहां पर क्या किया गया है, राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है और इस राज्य शब्द की परिभाषा में आपको केंद्र सरकार और राज्य सरकार और इसके द्वारा स्थापित तमाम ऐसी संस्थाएं जो कि इनके अंडर में जो है चलती है, उन सभी का जो है जिक्र किया गया है। बाकी का आर्टिकल 37 में ये तत्व देश के शासन के मूलाधिकार हैं। कहने का मतलब देश की सरकार जो है इन मूल आधारों पर जो है चलने का प्रयास करेगी, ये बात कही गई है। आर्टिकल 38 की अगर हम बात करें तो राज्य लोक कल्याण की सुरक्षा और अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा। ठीक, तो लोगों के जो है कल्याण के सुरक्षा के लिए। क्लियर? तो इसके लिए जो है टाइम टाइम पर जो है सरकारें जो है कानून बनाती रहती हैं। फिर नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 39, जिसमें कहा गया है सभी पुरुष व महिलाओं को जीविका के पर्याप्त साधन और समान वेतन प्राप्त करने का अधिकार। ठीक, और समुदाय की भौतिक संपदा का स्वामित्व तथा नियंत्रण का विभाजन। ठीक, तो एक प्लेस पर जहां पर एक पुरुष और एक महिला काम कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि पुरुष को वेतन ज्यादा मिल रहा, महिला को कम मिल रहा, जबकि काम इक्वल है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार को ऐसा करना चाहिए कानून बना करके या फिर अन्य प्रावधानों के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 39A, जिसमें कहा गया है न्याय के समान अवसर। ठीक, तो न्याय जो है वो सबको जो है क्या करेगा, समान अवसर जो है प्रदान करेगा। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 में कहा गया है राज्य ग्राम पंचायतों को स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में जो है संगठित करेगा। कहने का मतलब केंद्र सरकार या राज्य सरकार दोनों का ये कर्तव्य है कि वो ग्राम पंचायतों की जो है स्थापना करें और उनको जो है बेहतर बनाएं। आर्टिकल 41 में कहा गया राज्य द्वारा अपनी आर्थिक समर्थ और विकास की सीमाओं के अंदर काम पाने, शिक्षा पाने के और बेकरी और बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता आदि में लोगों की सहायता का प्रावधान। क्लियर? तो कहने का मतलब यह कुछ ऐसी स्थितियां आ जाती हैं जीवन में या फिर देश के सामने जिस समय सरकार की जिम्मेदारी अपने नागरिकों के लिए बढ़ जाती है और उस समय जो है उन्हें क्या करना है, तो इन सभी चीजों से जो है समस्याओं से जो है निजात दिलाने के लिए जो है काम करना चाहिए। ठीक, ये बात जो है यहाँ पर कही गई है। आइएगा, नेक्स्ट आर्टिकल है आप सभी के सामने, जिसमें आर्टिकल 42, जिसमें कहा गया सहायता के लिए उपबंध करेगा। ठीक, तो विभिन्न प्रकार की जो है सहायता जो है सरकारें लोगों को जो है मुहैया कराएंगी। आर्टिकल 43 में कहा गया जनता के लिए काम निर्वाह, मजदूरी आदि तथा सामाजिक व सांस्कृतिक अवसर प्रदान करने का प्रयास, राज्य कुटीर उद्योग की उन्नति की विशेष ध्यान। कहने का मतलब सरकारें जो है वो छोटी छोटी इंडस्ट्रियों पर जो है विशेष रूप से ध्यान देंगी, क्योंकि एक लार्जेस्ट जो पॉपुलेशन है वो इन्हीं पर जो है डिपेंड रहती है। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 43A, जिसमें कहा गया किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, संस्थाओं व अन्य संगठनों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी। कहने का मतलब कोई इंडस्ट्री जब लगाई जा रही है और उस इंडस्ट्री में अगर कुछ लोग काम कर रहे हैं तो उन लोगों को जो है उस इंडस्ट्री में जो है आप कुछ परसेंट का जो है मालिकाना हक दे दीजिए, जिससे कि उनको अंदर एक ऐसी फीलिंग आए कि भैया ये कंपनी कंपनी नहीं है, अपनी कंपनी है और इसको उठाना है। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट है आपके सामने आर्टिकल 43B। इसमें कहा गया राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक संगठन तथा पेशेवर प्रबंधन को बढ़ाने का प्रयास। क्लियर?
नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 44 जिसमें कहा गया नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। तो एक ऐसा कानून जो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब पर जो है इक्वल तरीके से लागू हो। नेक्स्ट है आपके सामने आर्टिकल 45 जिसमें कहा गया है कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संशोधित बच्चों 0 से 6 वर्ष की आयु तक प्रारंभिक बाल सुरक्षा शिक्षा जो है मुहैया कराई। कहने का मतलब यह है 0 से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो है शिक्षा का अवसर जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। इसके अलावा 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों की जिम्मेदारी जो है आर्टिकल 21 के तहत सरकार की है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है आपके सामने आर्टिकल 46 जिसमें कहा गया अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। क्लियर। चलिएगा, तो यहाँ पर जो है एससी और एसटी के बारे में जो है बात की गई है और उनसे रिलेटेड जो है एजुकेशन और अन्य सेक्टर में जो है उनकी ग्रोथ को लेकर के जो है यहाँ पर बात कही गई है। क्लियर। चलिएगा, नेक्स्ट आर्टिकल है आपके सामने आर्टिकल 47 जिसमें कहा गया है सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार तथा मादक द्रव्यों व हानिकारक औषधियों का निषेध। ठीक। कहने का मतलब यह है कि गलत तरीके की चीजों पर जो है रोक लगाएं भैया। ठीक। चलिए नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 48 जिसमें कहा गया कृषि एवं पशुपालन का आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणाली से संगठन। कहने का मतलब एग्रीकल्चर में न्यू जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, न्यू जो रिसर्च हो रही है उनको ना किसानों तक जो है मुहैया कराएं, जिससे कि भारत की जो एक कह सकते हैं पॉपुलेशन का 51 प्लस पॉपुलेशन जो है वो आज भी जो है एग्रीकल्चर पर डिपेंड है और इसलिए उनकी आय अगर दुगनी करनी है, उनको अगर इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करना है तो हमें एग्रीकल्चर और जो है पशुपालन पर जो है काम करना होगा और उसके लिए जो है जो भी एडवेंचर हो रहे हैं वो जो है उन तक जो है मुहैया कराने का काम करेंगी सरकारें। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 48A जिसमें कहा गया पर्यावरण की संरक्षण, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ समझाने का जो है जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें जो है पेड़, जीव जंतु जो भी एक सडन एरिया में रह रहे हैं उनको जो है प्रोटेक्ट करने की जो है बात कही गई है। ठीक। और इसी के तहत जो है भारतीय वन्यजीव अधिनियम भी जो है बनाया गया। इसके अलावा कई रिजर्वों में जो है ठीक पक्षियों को और इनके अलावा जानवरों को जो है ठीक क्या संरक्षण प्रदान किया जा रहा है, उनकी प्रजाति को बचाने का जो है कई एफर्ट किए जा रहे हैं सरकारों के द्वारा। ये एफर्ट जो है इसी आर्टिकल की देन है। क्लियर। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका आर्टिकल 49 जिसमें कहा गया ऐतिहासिक तथा राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा। कहने का मतलब ये है ठीक दिल्ली का जंतर मंतर हुआ, लाल किला हुआ, ठीक ताजमहल हुआ, फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा हुआ, तो इन जैसी चीजों का जो है ठीक राष्ट्रीय महत्व समझें। अगर वहां टूट फूट हो रही है तो उसकी मरम्मत कराएं। ठीक। इसके अलावा जो है उन स्मारकों की रक्षा के लिए जो है सुरक्षा गार्ड और ये सारी चीजें जो है उपलब्ध कराएं, क्योंकि कोई भी इंटेंशनली जो है उन्हें नुकसान ना पहुंचा सके, क्योंकि वो हमारे राष्ट्र की जो है ऐतिहासिक धरोहर है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 50 जिसमें कहा गया न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक, अर्थात कार्यपालिका ठीक सरकार जो है वो न्यायपालिका के किसी काम में हस्तक्षेप नहीं करेगी और न्यायपालिका जो है कार्यपालिका के किसी काम में हस्तक्षेप नहीं करेगी। दोनों अपने अपने क्षेत्र में बॉस रहेंगे और अपने अपने क्षेत्र में काम करेंगे, मगर कोई भी इन दोनों में से अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के काम करेगा तो फिर दूसरा आकर के जो है उस पर लगाम लगाने का काम करेगा। ये बात जो है इस आर्टिकल में कही गई है। नेक्स्ट है आर्टिकल 51 जिसमें कहा गया अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। कहने का मतलब इंडिया को जो है इंटरनेशनल लेवल पर जो है कहीं दो देशों के बीच में अगर झगड़ा चल रहा है तो वहां पर शांति व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास होना चाहिए, एवं जो है अपनी सुरक्षा और विश्व की सुरक्षा को लेकर के जो है लगातार जो है वृद्धि करते रहना चाहिए। राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्वक संबंध, ये इसका एक पहलू है। अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि जो है बाध्यताओं के प्रति जो है आदर, ये भी एक इसका पहलू है। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा जो है निपटाने को प्रोत्साहन देना है, ये भी इसका जो है एक पहलू है। तो ये नीचे जो 3 दिए गए हैं ये इसके पहलू हैं और आर्टिकल में जो बात कही गई है वो सबसे टॉप पर है। क्लियर। चलिएगा, तो आई थिंक आर्टिकल जो है इसके समाप्त हुए। अब हम आएंगे क्वेश्चन आंसर पर और सबसे पहला क्वेश्चन है नीति निर्देशक तत्व हैं क्या, बाध्य योग्य है या फिर बाध्य योग्य नहीं है। और डियर स्टूडेंट इसका राइट आंसर है बड़ा ही सिंपल और ध्यान रखिएगा ये बाध्य योग्य नहीं है। बाध्य योग क्या है, तो बाध्य योग है आपके फंडामेंटल राइट्स, अर्थात अगर आपके फंडामेंटल राइट्स कोई छीनता है या फिर किसी प्रकार का कोई काम करता है फंडामेंटल राइट्स को लेकर के तो आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हो। ठीक। सुप्रीम कोर्ट जाने का आपको राइट देता है आर्टिकल 32, क्या देता है 32, और अगर आप हाई कोर्ट जा रहे हैं तो आपको राइट देता है आर्टिकल 226। क्लियर। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, मगर
जब आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन हो रहा हो या आपको न मिल रहे हो, तो ना तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और ना ही आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए यहां पर क्या कहा गया है, ये बाध्य योग नहीं है। बाध्य योग क्या है, फंडामेंटल राइट्स। तो यहां पर जो है कंपैरिजन करके जो है आपको समझाने का प्रयास किया गया है, जिससे कि आप बहुत अच्छी तरीके से जो है समझ चुके होंगे। ठीक, चलिए। तो नीति निर्देशक तत्व जो है डियर स्टूडेंट वो बाध्य योग नहीं है। इसके अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 37 के अनुसार नीति निर्देशक तत्वों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है, अर्थात ये बाध्य योग नहीं है। इसके पश्चात नीति निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत है और विधि निर्माण में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य है। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार का ये दायित्व है कि इनको अपने ठीक प्रावधानों में जो है शामिल करे। ऐसा नहीं है कि भैया इग्नोर करे, ठीक। मगर ऐसा भी नहीं है कि आप फोर्सफुली जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से उन्हें जो है इम्प्लीमेंट करवा ले, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक। ये सरकारों की जो है इच्छा पर डिपेंड करता है कि वो अपनी पॉलिसी में कब किस जो है डीपीएसपी को शामिल कर रहे हैं, ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकेंगे, ठीक। ऑप्शन है समाजवादी, ऑप्शन बी है उदार वैदिकतावादी और गांधीवादी, और ऑप्शन डी है ये सभी। और डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी। क्लियर। तो जहां पर आपको ना डीपीएसपी में जो है समाजवादी भी देखने को मिलेगा, गांधीवादी भी देखने को मिलेगा। सर गांधीवादी जैसे जैसे कि आपको हम बात करें आर्टिकल 40, क्या आर्टिकल 40, तो ग्राम स्वराज्य जो है गांधी जी का एक सपना था, और गांधी जी की इस सपने को मद्देनजर रखते हुए जो है ठीक ये जो है प्रावधान किया गया कि भैया गांव पंचायतों का जो है ठीक स्थापना जो है वो होनी चाहिए। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत, चलेगा। तो ऐसे कई आर्टिकल हैं, और ऐसे ही जो है समाजवादी से रिलेटेड कई आर्टिकल हैं, उदारवादी से भी कई आर्टिकल हैं। आइएगा एक्सप्लेनेशन के माध्यम से और बेहतर तरीके से समझिए, ठीक। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए समाजवादी, गांधीवादी, उदार वैदिकतावादी भागों में विभाजित किए जा सकते हैं। समाजवादी सिद्धांत तत्व लोकतंत्र समाजवादी का नक्शा बनाते हैं, जिनका लक्षण सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करते हैं। ये लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 38 ए बी सी डी ई और 39 ए 42 43 ए 47 आदि जो है शामिल हैं। उदारवादी बौद्धिकतावादी सिद्धांत में उन सिद्धांतों को शामिल किया गया है जो उदारवादी विचारधारा से संबंधित। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 44, 45, 48, 48 ए, 49, 50, 51 शामिल हैं। क्लियर। गांधीवादी सिद्धांत की अगर हम बात करें तो विचारधारा पर आधारित हैं। ये सिद्धांत राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो है महात्मा गांधी द्वारा स्थापित योजनाओं व आदर्श या दर्शन प्रतिनिधित्व करते हैं। गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए उनके कुछ विचारों को नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत आर्टिकल 40, 43, 43 बी और 46, 47 और 48 जो है वो शामिल है। क्लियर, चलेगा। तो उम्मीद करना चाहूंगा आप सभी स्टूडेंट जो है आंसर भी करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलिए भैया कर लेते हैं विचार। यहाँ पर आपको दो ही कथन जो है वो देखने को मिल रहे हैं, दोनों पर विचार करके देख लेते हैं क्या इसका आंसर जो है होने वाला है, ठीक। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में 3 भागों में विभक्त किया गया है, समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी। बात तो सही है, अभी अभी हमने देखा, ठीक। अभी अभी हमने समझा कि कौन सा आर्टिकल जो है किस कैटेगरी में रखा जाएगा। बात तो सही है, चलिएगा। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो सहकारी समिति अनुच्छेद 43 के अंतर्गत से संबंध को नेहरू वस्तुनिष्ठ प्रस्ताव 1946 से लिया गया है, तो भैया ये गलत है, ठीक। क्योंकि नेहरू प्रस्ताव की अगर हम बात करें तो नेहरू प्रस्ताव तो 1928 में आया था। क्या 1928 में आया था, और यहाँ पर ऑप्शन में क्या कह रहा है भैया 1946 कह रहा है। तो यहीं पर जो है बात जो है सरासर गलत हो जाती है। क्लियर, चलिएगा। आइएगा लेकर के चलते हैं डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन के आंसर की ओर। पहले तो आंसर देख लीजिएगा। तो हमने बताया था कि फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है, और फर्स्ट जो है ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में कथन जो है फर्स्ट सही है, जैसा कि हमने आपको बताया। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निहित है, इसे गांधीवादी, समाजवादी, उदारवादी भागों में विभाजित किया जाता है। कथन 2 जो है सही नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत सहकारी समितियों का उल्लेख जो है वो आर्टिकल 43 बी में निहित है,
जिसे 97वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के द्वारा जो है संविधान में जोड़ा गया था। यद्यपि इसे नेहरू के वस्तुनिष्ठ प्रस्ताव 1946 से नहीं लिया गया है। ठीक, और दूसरी चीज, नेहरू जी का जो प्रपोजल था, ठीक, वो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो एक कमेटी गठित की गई थी, जो कि साइमन कमीशन के आने के बाद जो है विरोध में जो है गठित की गई थी। क्लियर, वो एक नेहरू समिति अलग थी। चलिएगा, भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर जो है विचार कीजिए। आइएगा भैया, विचार कर लेते हैं, ठीक, और देख लेते हैं। भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करता है। ठीक, सुनिश्चित करता है, तो भैया अभी तो नहीं करता है, अभी तो नहीं करता ना। हाँ, अब कह सकते हो कि अभी जो लेटेस्ट जो सरकार अमेंडमेंट लेकर के आ रही है और उसे इंप्लीमेंट कर रही है, उसके बाद जो है ये करेक्ट हो जाएगा, मगर अभी तक जो है, ठीक, ये जो है करेक्ट नहीं होगा। ठीक, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी जाए तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, कोई 2024 में पूछा गया क्वेश्चन थोड़ी है। ठीक, ग्राम पंचायतों को संगठित करना, ये बात सही है, ठीक है, ये इंप्लीमेंट भी हो चुका है। फिर इसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, ये भी इंप्लीमेंट हो चुका है, ये भी इंप्लीमेंट हो चुका है। ठीक, फिर कह रहा है सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर सुनिश्चित करना, नहीं भैया ये भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर, चलिएगा, आइएगा एक्सप्लेनेशन के माध्यम से और बेहतर तरीके से समझते हैं। दिए गए कथनों में 2 और 3 जो है गांधीवादी सिद्धांत है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से में जो है प्रतिबंधित है। ठीक, भारत के संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों को संगठित करने का विवरण दिया गया है। इस अनुच्छेद को गांधीवादी सिद्धांत वर्ग में रखा गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 43 में ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करने का विवरण दिया गया है। इस अनुच्छेद को भी गांधीवादी सिद्धांत में रखा गया है। एक फर्स्ट और 4 जो है गांधीवादी सिद्धांत नहीं है, क्योंकि 44वें अनुच्छेद के अंतर्गत जो है भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक सिविल संहिता सुनिश्चित करना उदार बौद्धिकतावादी सिद्धांत है, जो राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में जो है प्रतिबंधित होते हैं। ठीक, अनुच्छेद 43 के अंतर्गत सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर सुनिश्चित करना एक समाजवादी सिद्धांत है। क्लियर, तो आपने यहां पर समझा, ठीक, क्वेश्चन को एक बार पढ़ा, क्लियर, कि भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। और भैया विचार करने के बाद जो है आपको यहां पर एक मिसिंग चीज हो गई, क्या, गांधीवादी सिद्धांत। ठीक, तो इसको भी जो है पढ़ना है। ठीक, तो दोनों को पढ़ने के बाद जब आंसर करेंगे तो और बेहतर आप जो है आंसर जो है बता पाएंगे। क्लियर, चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन संविधान के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा नीति निर्देशक तत्व जो है वो जोड़ा गया था। और डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा समान आचरण संहिता। क्या हो जाएगा, समान आचरण संहिता जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आएगा, समान आचरण संहिता जो है 42वें संविधान संशोधन, ठीक, कब हुआ था भैया, तो 1976 के द्वारा जो है नीति निर्देशक तत्व नहीं जोड़ा गया। समान आचार संहिता का उल्लेख अनुच्छेद 44 में किया गया है। शोषण से, ठीक, बच्चों का वयस्कों की सुरक्षा करना, ठीक, 39F, और समान न्याय निशुल्क कानून सलाह देना, आर्टिकल 39A, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना, आर्टिकल 43A, तत्वों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। क्लियर, तो यहां पर आपसे क्या पूछा गया था, ठीक, नहीं जोड़ा गया है। ठीक, आपसे क्या पूछा गया था, नहीं जोड़ा गया है, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, समान आचार संहिता। क्यों, क्योंकि ये प्रॉपर जो है आर्टिकल में दी गई है। ठीक, जैसा कि आपने देखा, और कौन कौन से आर्टिकल जोड़े गए हैं वो आपको एक्सप्लेनेशन में बता दिए गए हैं। ठीक, 39F, 39A, 43A। क्लियर, चलिएगा, लेकर के चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मगर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेकर चलने से पहले आप सभी को बता दूं कि अभी तक आपने अगर अरिहंत पब्लिकेशन की प्रीलिम्स पॉसिबल की ये भारतीय राज्य व्यवस्था की बुक को परचेज नहीं किया है, तो डियर स्टूडेंट आज ही जो है इस बुक को परचेज कर लीजिएगा, और पहली बार में प्रीलिम्स पार करने का जो है अपना सपना जो है साकार कर लीजिएगा। हम आपको जितनी भी थ्योरी कंप्लीट करा रहे हैं वो तमाम थ्योरी जो है आपको इस बुक में जो है प्रिंटेड फॉर्म में जो है मिल जाएगी। क्लियर, चलिएगा, लेकर के चलना चाहूंगा आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने,
ठीक। 42वें क्या 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? ऑप्शन ए आर्टिकल 38, ऑप्शन बी आर्टिकल 39A, ऑप्शन सी आर्टिकल 45, ऑप्शन डी आर्टिकल 43A। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आर्टिकल 43A। क्या हो जाएगा? आर्टिकल 43A जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी एक क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में भी आपको बताया गया था कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है अनुच्छेद 43A के माध्यम से श्रमिकों को प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई। ये संविधान के भाग 4 में जो है आपको आर्टिकल देखने को मिलेगा। क्लियर है? और राज्य की उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, स्थानों या अन्य संगठनों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपरोक्त विधान द्वारा या किसी अन्य रीति से कदम उठाएगा। क्लियर? चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? चलिएगा, फटाफट से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या हो जाएगा? उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोनों जगह पर जो है आपको क्या देखने को मिलेगा? आर्थिक न्याय जो है वो देखने को मिलेगा। क्लियर? चलिए, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से या उद्देश्यों में से एक के रूप में जो है आर्थिक न्याय का उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो है उपबंध किया गया है। प्रस्तावना में न्याय जो है 3 रूप का दिया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, जो कि आपको मालूम है। आर्थिक न्याय के अंतर्गत यह माना जाता है कि आर्थिक कारणों के आधार पर ही किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अंतर्गत संपदा, आय तथा संपत्ति की असमानता को भी दूर करना शामिल है। आर्थिक न्याय को रूसी क्रांति 1970 से लिया गया है। और नीति निर्देशक तत्व के अनुसार आर्टिकल 38 में जो है राज्यों को निर्देश दिया गया है वह लोक कल्याणकारी की अभिवृद्धि करके ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करने का प्रयास करेगा कि जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित हो सके तथा इसमें आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की जो है असमानता को जो है समाप्त करने के लिए विषय में कहा गया है। ठीक, आइएगा नॉलेज प्लस देख लेते हैं। नीति निर्देशक तत्व में वर्णित आर्थिक न्याय सामाजिक सिद्धांत व प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात यह सभी नागरिकों के साथ सामान्य न्याय, बिना जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव किए की बात करता है। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? चलिएगा, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट आप सभी के सामने। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति निर्देशक तत्व पर विचार कीजिएगा और आप लोग आंसर कीजिएगा और बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड, और आपको बताना है कि इन दोनों में से जो है राइट आंसर क्या होगा डियर स्टूडेंट। ठीक, फर्स्ट में आपसे कह रहा है कि विधायिका के कृत्यों पर जो है निर्वर्धन करते हैं, और सेकंड में कह रहा है कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्वर्धन करते हैं। तो आपको बताना है क्या दोनों पर जो है निर्वर्धन किया जाता है, या फिर एक पर जो है निर्वर्धन किया जाता है, या फिर दोनों में से किसी पर भी जो है निर्वर्धन जो है नहीं किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, हम आपको बता दें कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। क्लियर? चलिएगा, आइएगा। तो भारत के संविधान की नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में दोनों कथन सही नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व विधायिका और कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्वर्धन नहीं करते हैं। ये राज्यों के लिए विधायिका, कार्यपालिका और संवैधानिक मामलों में केवल अनुदेश, न कि बाध्यकारी। यह राज्य पर निर्भर करता है कि वह कितनी सफलतापूर्वक इन्हें लागू करता है। कहने का मतलब, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो बातें कही गई हैं उनको आप फोर्सली जो है सरकार से जो है इंप्लीमेंट नहीं करा सकते। सरकार की इच्छा के ऊपर डिपेंड है इन्हें कब लागू करेगी। क्लियर? चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट आप सभी के सामने, उसी पैटर्न पर है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और कथन पर विचार करने के बाद हमें क्या बताना है? सही कथन जो हमें चूज करना है। ठीक, तो यहाँ पर आप भी जो है आपको फर्स्ट और सेकंड 2 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, और बताना है कि इसका जो है राइट आंसर क्या होगा। चलिएगा, तो ये तत्व जो है देश के सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। बात सही है। इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, ये भी बात सही है। ठीक, तो ये दोनों जो है सही स्टेटमेंट कहे गए हैं, और दोनों स्टेटमेंट जो है
ऑप्शन सी जो है इनको जो है सही ठहराता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में दोनों कथन जो है सही है। देश के शासन में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आवश्यक हैं। इनका उद्देश्य सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हुए लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। इसके अलावा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। अनुच्छेद 37 के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक तत्व संबंधी प्रावधानों को किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं किया जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, उसी पैटर्न पर आधारित है। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से कौन से सूचीबद्ध हैं? ठीक, चलिएगा, बताइएगा इनमें से कौन कौन से जो है आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, सबसे पहले कह रहा है समान कार्य के लिए समान वेतन, सेकंड कह रहा है समान नागरिक संहिता, और आपसे कह रहा है छोटे परिवार का मानदंड, और 4 पर कह रहा है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। और डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी के ये दोनों नहीं है। क्लियर, चलिएगा, आइएगा तो देख लेते भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में फर्स्ट और सेकंड जो है सूचीबद्ध हैं, बाकी के दो नहीं है। नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 39D के अनुसार स्त्री एवं पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन उपलब्ध है। इसके अंतर्गत संसद द्वारा समान परिश्रम अधिनियम 1976 को भी जो है पारित करके बनाया गया है। आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता का प्रावधान मिलता है, और 3 और 4 जो है सूचीबद्ध नहीं है, क्योंकि छोटे परिवार के मापदंड का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है, बल्कि यह नैतिक जिम्मेदारी से संबंध है। और प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा का उल्लेख भारत के अनुच्छेद 350A में किया गया है, जो कि भाग जो है आपका ठीक में जो है 4 में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बाहर के निर्देश हैं। क्या है? बाहर के निर्देश हैं। ठीक, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? एक, ऑप्शन ए समानता का, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व का, ऑप्शन सी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी कल्याण की जो है अवधारणा। और डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या हो जाएगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व आएगा। ठीक, तो भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लंघन करता है। संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 39 से लेकर के 51 तक जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 39C के अंतर्गत राज्यों को यह निर्देश दिया गया है कि राज्य आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार संचालित करेंगे जिससे धन और उत्पादन संसाधनों का सर्वाधारण के लिए जो है अहितकारी संकेंद्रण ना हो। कहने का मतलब जो है एक ही जगह पर इकट्ठा ना हो, वो सभी में जो है डिस्ट्रीब्यूट हो। क्लियर, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, निम्नांकित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है? ठीक, तो भैया हमें ये बताना है कि इनमें से जो है कौन सा जो है निहित है। आइएगा देख लेते हैं। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये फंडामेंटल राइट्स है, ये नहीं है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये भी एक फंडामेंटल राइट्स है। अल्पसंख्यक वर्गों का संरक्षण, ये भी एक फंडामेंटल राइट्स है। और पुरुष और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, ये एक DPSP है। ठीक, बाकी का ये सभी जो है क्या है? फंडामेंटल राइट्स है। क्लियर, चलिएगा, आएगा। तो पुरुष तथा स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन का उपबंध जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। अनुच्छेद 39A के अनुसार पुरुषों एवं स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया गया है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का उल्लेख होता है, तथा अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख है। ये दोनों मौलिक अधिकार से संबंधित स्वतंत्रता के अधिकार हैं। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 29 के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों के हितों को संरक्षण प्रदान किया गया है, जबकि अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थाओं और प्रबंधन का अधिकार प्रदान करता है। ये दोनों ही मौलिक अधिकार से संबंधित हैं। क्लियर है डियर स्टूडेंट, चलिएगा, आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज्य प्रणाली की व्यवस्था की गई है? और आप सभी जानते हैं कि ये जो है आर्टिकल 40 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो है शामिल है। आइएगा देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन।
तो भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में पंचायती राज्य प्रणाली की जो है व्यवस्था की गई। अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनकी शक्तियां और प्राधिकरण प्रदान करेगा और उन्हें जो है स्वतः स्वायत्त जो है शासन की इकाई के रूप में जो है कार्य करने योग्य बनाएगा। क्लियर। और इसी के लिए जो है 73वां अमेंडमेंट 1992 जो है किया गया और इसके द्वारा जो है पंचायतों को जो है 29 जो है सब्जेक्ट दिए गए जिनसे वो भैया ग्राम पंचायतें जो है अपना काम कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कथनों पर विचार करने के बाद जो है आपको जो है सही कथन जो है बताने हैं। क्या ये दोनों सही है, क्या एक सही है, क्या फिर दोनों ही गलत है? चलिएगा आंसर करिएगा और बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया डियर स्टूडेंट, बहुत बढ़िया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आइएगा देख लेते हैं। ठीक, पहले पढ़ना पड़ेगा तभी आंसर पता चलेगा। इसका उद्देश्य समान अवसरों के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं समक्ष विधिक सेवाएं उपलब्ध कराना। बात सही है। यह देश भर में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकारों के निर्देश जारी करता है। ये भी बात सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फर्स्ट और सेकंड दोनों ही जो है क्या है, सही है। क्लियर। चलिएगा, तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में दोनों कथन जो है सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 39A के आधार पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है जो समान अवसरों के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं समक्ष विधिक सेवाएं उपलब्ध कराता है। यह प्राधिकरण देश भर में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को जो है निर्देशित देता है तथा इन्हें गति प्रदान करता है। क्लियर। चलिएगा आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। ठीक, भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में दी गई समान नागरिक संहिता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? आइएगा भैया, ये तो पढ़ने के बाद ही ना पता चलेगा ना कि कौन सा सही नहीं है। ठीक, तो यह प्रत्येक भारतीय नागरिक का एक मूल अधिकार है। तो देखिए भैया, ये पहला ही ऑप्शन जो है क्या है, गलत है। ठीक है, तो हमें बाकी के ऑप्शन तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक, क्योंकि ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भैया मूल अधिकार है। मूल अधिकार नहीं है भाई, ये डीपीएसपी, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। ठीक, क्लियर है। चलिएगा आइएगा तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में दी गई समान नागरिक संहिता के बारे में कथन ए सही नहीं है क्योंकि यह मूल अधिकार नहीं है बल्कि नीति निर्देशक तत्व है। समान नागरिक संहिता का अर्थ है एक पंथ निरपेक्ष कानून से होता है जो सभी धर्म के लोगों के लिए समान रूप से लागू होता है। इसका वर्णन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है, अतः यह मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है। क्लियर है भाई। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय की पहचान कीजिए और पहचान करने के बाद कूट का इस्तेमाल करके जो है आपको आंसर बताना है और बताना है कौन कौन से ऑप्शन जो है इसके राइट आंसर हो जाएंगे। आइएगा, पढ़ने के बाद ही पता कर सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। मद निषेध, ये तो बात सही है। फैक्ट्रियों एवं खानों में बाल श्रम निषेध है ना भैया ना। बेगार अथवा बाल श्रम निषेध है, ये भी नहीं है। अस्पृश्यता निषेध है, ये भी नहीं, क्योंकि भैया ये तीनों क्या है, ये हैं फंडामेंटल राइट्स। क्या है, ये हैं फंडामेंटल राइट्स। और जो केवल जो है मद निषेध जो है वो राज्य निर्देशक तत्वों के जो है विषय की जो है पहचान करता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, केवल फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए आएगा, तो भारतीय संविधान में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में मद निषेध प्रमुख तत्व है। एक आर्टिकल 47 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य के सुधार एवं मादक द्रव्यों जैसे मद एवं हानिकारक औषधियों को प्रतिबंधित करेगा। मद निषेध के सामाजिक नकारात्मक प्रभाव को देखते हुए बिहार सरकार ने 12 अक्टूबर 2016 को मद निषेध पर जो है राज्य में कानून बना करके जो है इसे प्रतिबंधित कर दिया। गुजरात ने भी मद निषेध पर जो है प्रतिबंध लगा रखा है। हाल ही में 26 नवंबर को भारत में मद निषेध दिवस मनाया गया है। और फैक्ट्री एवं कारखानों में बाल श्रम पर निषेध आर्टिकल 24, बेगार अथवा बाल श्रम निषेध आर्टिकल 23,
अस्पष्टता का अंत जो है आर्टिकल 47 और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल नहीं है। ये क्या है? ये फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसा कि हमने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है पूछ रहा है। ठीक है भैया, नहीं है पूछ रहा है तो भैया काम का अधिकार, काम पाने का अधिकार, समान कार्य हेतु समान वेतन, सूचना का अधिकार। अब देखिए भैया, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन ऐसा नजर आ रहा होगा, ये क्वेश्चन ना फंडामेंटल राइट्स में भी पूछा गया था और ये क्वेश्चन यहाँ पर देखो डीपीएसपी में भी पूछा गया। बस अंतर क्या आया, वहां पर मूल अधिकार रख दिया था और यहां पर राज्य के नीति निर्देशक तत्व रख दिया गया है। ठीक, यहां पर क्या रख दिया गया था? मूल अधिकार रख दिया गया था, या ठीक फंडामेंटल राइट्स में, और यहां पर जो है नीति निर्देशक तत्व रख दिया गया। और इसका राइट आंसर होगा सूचना का अधिकार, क्योंकि सूचना का अधिकार जो है न तो ये फंडामेंटल राइट्स है और ना ही ये जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। ये एक कानून है जो कि सरकार के द्वारा बनाया गया है। ठीक है भाई, चलिएगा आइएगा। तो सूचना का अधिकार जो है राज्य का नीति निर्देशक तत्व तो नहीं है, उसी प्रकार ये मूल अधिकार भी नहीं है, बल्कि यह संसद द्वारा पारित एक विधिक विधिक जो है अधिनियम है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत जो है मूल अधिकार में अंतर्निहित अधिकार है। ठीक, तो अंतर्निहित की बात कह रहा, मूल अधिकार नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक, नहीं आप लोग जो है यहां पर मूल अधिकार में अंतर्निहित का मतलब ये समझ जाएं कि मूल अधिकार है भैया। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। ठीक, तो ये संसद ने ना कानून बना करके इंप्लीमेंट किया है। जबकि मद निषेध आर्टिकल 47, काम का अधिकार आर्टिकल 43 तथा समान कार्य हेतु जो है समान वेतन आर्टिकल 39 राज्य के जो है नीति निर्देशक तत्व है। क्लियर, चलिएगा आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है? नहीं है भैया, क्या नहीं है? 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निशुल्क शिक्षा, तो भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये बात जो है आर्टिकल 21A में कही गई है, जो कि एक फंडामेंटल राइट्स है। क्या है? फंडामेंटल राइट्स है। क्लियर है भाई, चलिएगा लेकर के चलते हैं इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन की ओर। 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निशुल्क शिक्षा राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो नहीं है, बल्कि यह भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 21A के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है। इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया, जबकि गौ संरक्षण और मद निषेध तथा पर्यावरण संरक्षण आदि सभी निर्देश तत्व हैं। क्या है? निर्देशक तत्व हैं या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल है और कूट का इस्तेमाल करके जो है उसका आंसर जो है आपको बताना है। आइएगा, तो ऐसे क्वेश्चन बिना पढ़े तो हो नहीं सकते हैं। आइए, मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम पर प्रतिषेध, तो भैया ये नहीं होगा, क्योंकि ये एक फंडामेंटल राइट्स है। क्लियर, और यहां पर हमसे पूछ रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधि प्रयोजन में भिन्न और उपयोग का निषेध है, तो भैया ये सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिएगा। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल होने के संबंध में कथन 2 जो है सही है। अनुच्छेद 47 के अनुसार राज्य मादक पेयों और स्वास्थ्यों के लिए हानिकारक औषधियों के औषधि प्रयोजन से भिन्न उपयोग का जो है निषेध करेगा। कथन फर्स्ट जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है, क्योंकि मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध अनुच्छेद जो है 23 में किया गया है, जो कि एक मूल अधिकार है, जो कि हमने आपको पहले ही बता दिया था। क्लियर है, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस भाग में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा के प्रावधान की जो है बात कही गई है? तो भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व या फिर मूल कर्तव्य या फिर ए और बी दोनों। तो डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक, दोनों में जो है ये बात कही गई है। क्लियर, चलिएगा आइएगा। तो पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा के प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक तत्वों एवं मूल कर्तव्यों दोनों में पाए जाते हैं। राज्यों के नीति निर्देशक तत्व के अनुसार आर्टिकल 48A में इसका उल्लेख किया गया है। राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा प्रदान करेगा। मौलिक कर्तव्यों में जो है आर्टिकल 51A के अनुसार भारत के प्रत्येक
नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण को, जिसमें वन, झील, नदी, वन्य जीव शामिल हैं, की रक्षा करे और उनका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति जो है दया भाव रखे। जैसे एक हम ह्यूमन के लिए जो है ठीक दया भाव रखते हैं, अरे यार बेचारा गरीब है, लो बेटा दान में दे दो, ठीक बेचारे के लग गई है, लाओ यार हॉस्पिटल में एडमिट कराओ। तो उस तरीके की फीलिंग ना हमें इन लोगों के लिए भी रखनी है। एक वन हुआ, झील हुआ, नदी हुआ, या फिर वन्य जीव हुआ, अर्थात वनों में रहने वाले जीव हुए। क्लियर? ये बात जो है फंडामेंटल ड्यूटीज में कही गई है। ठीक, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में भारत के संविधान के निम्नलिखित उपबंधों में से कौन से पूरे होते हैं? चलिए भैया आइएगा देख लेते हैं कि भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से उपबंध भैया पूरे होते हैं। और कूट का इस्तेमाल करके यहां पर आपको एक से अधिक भी आंसर बताने हैं। आइएगा देख लेते हैं भाई। मूल अधिकार बिल्कुल नहीं, मूल कर्तव्य बिल्कुल नहीं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो केवल जो है थर्ड अर्थात ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिएगा, भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में भारत के संविधान के उपबंधों में से केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्व पूरे होते हैं। नॉलेज प्लस राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम अगस्त 1995 में प्रारंभ किया गया था, जिसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के 3 करोड़ से अधिक वृद्धजनों और विधवा और दिव्यांगों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना था। इसके अंतर्गत अभावों से लड़ रहे परिवारों को खाद्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य बीमा सहित अग्रिम सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए। और ऐसे नॉलेज प्लस की पॉइंट आपको मिलते हैं अरिहंत पब्लिकेशन की भारतीय राज्य व्यवस्था की इस प्रीलिम्स पॉसिबल सीरीज की बुक में। तो आज ही इसे परचेज करें और इसे अपना साथी बना लें। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से युग्मों में से सुमेलित नहीं अर्थात गलत मैचिंग बतानी है। और यहां पर आपको एक तरफ प्रावधान और एक तरफ आपको क्या दिखाई दे रहा है, आर्टिकल जो है वो दिखाई दे रहे हैं। आइएगा देखते हैं। न्यायपालिका तथा कार्यपालिका से पृथक्करण, आर्टिकल 50 बिल्कुल सही है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों से अभिवृद्धि, बिल्कुल सही है। सहकारी सिक्योरिटी, आर्टिकल 43 बिल्कुल नहीं भैया। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई? यहां तक कोई दिक्कत, कोई ऐसी चीज जो आपको न समझ में आई हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक, क्योंकि ये सहकारी सोसाइटियों की बात जो है वो आर्टिकल 43 के बी में कही गई है, ना कि ए में कही गई है। इसलिए इसका आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि ये जो है करेक्ट मैचिंग नहीं आएगा। एक्सप्लेनेशन के माध्यम से और समझते हैं। ठीक, तो ये भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 43 बी में सहकारी समितियों को प्रोत्साहन का वर्णन किया गया, न कि 43 ए में। 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा सहकारी समितियों से संबंधित नया नीति निर्देशक तत्व को जो है समावेशित संविधान में किया गया। इसके अंतर्गत राज्यों से यह अपेक्षा की गई कि वे सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन और लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यवसायिक प्रबंधन को जो है बढ़ावा दें। क्लियर? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यासित है भैया? तो ये है भैया राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक, आर्टिकल 51 सॉरी आर्टिकल 50 क्या आर्टिकल 50 में जो है ये बात जो है कही गई है। ठीक है जी, कि कार्यपालिका जो है न्यायपालिका से अलग रहेगी, एक दूसरे के काम में जो है टांग नहीं अड़ाएंगी। क्लियर? चलिएगा आइएगा, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा जो है व्यादेशित है। क्लियर? भारत में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 50 के अंतर्गत कार्यपालिका व न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र के पृथक्करण हेतु राज्य को निर्देश दिया गया है कि लोक सेवाओं में न्यायपालिकाओं को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य आवश्यक कदम उठाएगा। क्लियर है भैया? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, भारत के संविधान में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि कहां पर उल्लेखित है? लो जी लो, ये इतने आसान क्वेश्चन आप लोग तो इन्हें ना फूक की तरह उड़ा दो भाई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिएगा आते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मगर उससे पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं।
भारत के संविधान के अंतर्गत शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में उल्लेखित है। भारतीय संविधान में वर्णित आर्टिकल 51 के अंतर्गत मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि करना तथा राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने के प्रोत्साहन देना इत्यादि का वर्णन राज्य की नीति निर्देशक तत्व में ठीक में जो है किया गया है। क्लियर है? चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक, चलेगा, फटाफट से आंसर कीजिएगा और बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा डियर स्टूडेंट। आइएगा, तो इस क्वेश्चन के आंसर को देखने के लिए वो न्यायालय द्वारा जो है प्रवर्तनीय होते हैं? बिल्कुल नहीं होते भाई, वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होते। बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर इस भाग में अधिक कथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे, ये भी बात जो है सही है। तो सेकंड और थर्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा और ये दिया गया है ऑप्शन डी में, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आएगा, एक्सप्लेनेशन के माध्यम से समझते हैं। भारत के संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 37 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। भारत के संविधान के भाग 4 में अधिक कथित सिद्धांत राज्य के कानून द्वारा जो है कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। नीति निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं तथा विधि निर्माण प्रक्रिया में इन तत्वों को लागू करना राज्य का नैतिक कर्तव्य होगा। कथन फर्स्ट जो है वो भैया सही नहीं है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 37 के अनुसार राज्यों के नीति निर्देशक तत्व जो है न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। क्लियर? चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? क्या है? भिन्न है। चलिएगा भैया, आइएगा देख लेते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए फटाफट से आइएगा। तो यहां पर जो है क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार, क्योंकि बिना पढ़े तो चारों ऑप्शन को जो है जज करना ठीक नहीं रहेगा। एक, पूर्वोक्त केंद्रीय सरकार के लिए और उपरोक्त राज्यों के लिए पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं है जबकि उपरोक्त है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइएगा देखिएगा क्यों। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकार से भिन्न है, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है। क्लियर? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख होने पर जो है न्यायालय में बात दर्ज नहीं किया जा सकता है। नीति निर्देशक तत्व संविधान में एक आदर्श के रूप में अपनाए गए हैं और राज्य से अपेक्षा की गई है कि वे कानून निर्माण करते समय नीति निर्देशक सिद्धांतों का ध्यान रखें, जबकि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर न्यायालय में बात दर्ज किया जा सकता है, अर्थात केस दर्ज किया जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आधारभूत अंतर क्या है? क्या आधारभूत अंतर क्या है? आइएगा देख लेते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आइएगा, मौलिक अधिकार तथा सकारात्मक है जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत नकारात्मक है। ऐसी कोई बात? ठीक, क्या अंतर है? अंतर पूछ रहा है, तो भैया ऐसा कोई अंतर हमें नहीं देखने को मिल रहा। निर्देश सिद्धांत साधन है तो मौलिक अधिकार साध्य है, ये भी कोई ठीक बात नहीं है। मौलिक अधिकार बाध्य योग है जबकि नीति निर्देशक तत्व बाध्य योग नहीं है, ये ज्यादा पावरफुल है। ठीक, और सही भी है। ठीक है भाई, चलिएगा आइएगा। तो मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों में आधारभूत अंतर यह है कि मौलिक अधिकार बाध्य योग है जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत बाध्य योग नहीं है। मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों में क्या क्या अंतर है? आइएगा देख लेते हैं। ये नकारात्मक हैं तथा राज्य के कुछ विषयों पर जो है कार्य करने से प्रतिबंधित करते हैं। ये सकारात्मक है तथा राज्य को कुछ विषयों पर इनकी आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, ये न्यायोचित है अर्थात इनका हनन होने पर इन्हें न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है। ये गैर न्यायिक होते हैं अर्थात इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। ये स्वतः लागू हैं और इन्हें लागू करने के लिए जो है विधि की जो है आवश्यकता होती है और ये विधि जो है केंद्र सरकार या राज्य सरकार बनाती है। ठीक, ये कानूनी रूप से मान्य है और इन्हें नैतिक व सामाजिक मान्यता जो है प्रदान की गई है। क्लियर भाई? चलिएगा, तो डियर स्टूडेंट, अब हम अपनी क्लास को आज ही जो है यहाँ पर जो है समाप्त करेंगे और जाने से पहले आप सभी को बता करके जाएंगे कि अभी तक आपने अगर अरिहंत पब्लिकेशन की प्रीलिम्स पॉसिबल सीरीज की
भारतीय राज्य व्यवस्था की बुक को परचेज नहीं किया है तो आज ही अपने नजदीकी बुक स्टोर पर जाकर के जो है अपनी भारतीय राज्य व्यवस्था की इस बेहतरीन सी बुक को जो है परचेज कर लीजिएगा, जिसकी प्रैक्टिस हम आप लोगों को जो है करा रहे हैं। और इस बार आपका प्रीलिम्स पार होगा, उसकी पॉसिबिलिटी को ये प्रीलिम्स पॉसिबल सीरीज की जो जो पुस्तकें हैं वो और जो है पॉसिबल बना देती हैं। ठीक, तो आपका अगर टारगेट है पहली बार में प्रीलिम्स पार करना, तो आपके लिए ये जो है एक संजीवनी बूटी के रूप में जो है कारगर साबित होगी। तो आज ही अपने नजदीकी बुक स्टोर पर जाकर के बुक को परचेज करें। और अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो प्लीज इस सेशन को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना न जाए। क्लियर? तो रेड कलर का जो लाल बटन है उसे सब्सक्राइब करके अवश्य जाए। ठीक, चलिएगा, अब लेता हूं आपसे विदा। चलिएगा, मिलता हूं आपसे कल सेम टाइम सेम प्लेस पर 2 बजे। ठीक, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम एंड थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल गाइस। थैंक यू, थैंक यू।